हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स मतलब हमारे साइटोप्लाज्म में कंटेन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपने आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स है। इससे मतलब अधिकतर एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अपने इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मतलब जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनसे हम इसमें क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आइए समझते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है यह मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो जो हमारा कोशिका का पावर हाउस है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम आगे जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसका भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताया था कि जो हमारा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स यानी हमारे सेल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, यानी जो हमारी केंद्रक जो हमारा होता है वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। लेकिन यदि केंद्रक ऑप्शन में नहीं है तो हम किसको टिक करके आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करके आएंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तीसरा कौन सा है, प्लास्टिड्स, है ना। तो पिछले वीडियो में शायद मैंने प्लास्टिड्स लिखा दिया होगा, वो एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में दिया हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स हमारा क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस है। यदि न्यूक्लियस नहीं होगा तो हम किसके साथ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाएंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं तो हम किसके साथ जाएंगे, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, नहीं क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग तब होगा। और वैसे यदि नॉर्मली पूछा जाए सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, हमारा न्यूक्लियस होता है। अब आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, है ना। तो 1880 में किसने, 1880 में इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय इन 1880 किसके द्वारा, कॉलिकर ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। कब की थी, 1880 में। किसने की थी, कॉलिकर ने की थी। ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। कब की थी, 1880 में की थी। फिर इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको एक्सप्लेन किसने किया था। तो 1890 में, कब, 1890 में अल्टमान नाम के, किसने, अल्टमान नाम के एक हमारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, है ना। किसको, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन किया था। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा था, बायोप्लास्ट दिया था। इसका नाम इन्होंने क्या दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। और बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था, तो बायोप्लास्ट नाम दिया गया था अल्टमान के द्वारा। कब दिया था, 1890 में। अल्टमान ने किया क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखिए 1880 में, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन, 1880 में कॉलिकर ने केवल क्या की थी, खोज की थी। उन्होंने देखा था इंसेक्ट्स के फ्लाइट मसल्स में, है ना। कॉलिकर ने इंसेक्ट्स के जो कीटाणु होते हैं उनके क्या फ्लाइट मसल्स में देखा था कि छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब उस संरचना के बारे में वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बस उन्होंने देखा था कि छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, फिर अल्टमान ने क्या, उसको एक्सप्लेन किया और उसको नाम क्या दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक, किसने, अल्टमान ने। ठीक, अब तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो 1897 में, किसने, 1897 में सी बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना। सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। नेम वॉज गिवन बाय सी बेंडा। कब, 1897 में। अब पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा शब्द है। तो ये ग्रीक वर्ड है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्या है, ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, दो शब्दों में कौन कौन सा, माइटोज और कॉन्ड्रिया। जहाँ पे माइटोज का मतलब होता है, माइटोज का हमारा मतलब होता है थ्रेड,
थ्रेड मतलब धागे नुमा, है ना। और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल, है ना। क्या होता है? ग्रेन्यूल यानी कणिकाणु, है ना, या कणिका। तो जो हमारे इसका जो स्ट्रक्चर था ये धागे नुमा था, इसलिए सी बेंडा ने क्या किया, इसका नाम दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब था माइटोस प्लस कॉन्ड्रिया, यानी माइटो का मतलब था थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब था ग्रेन्यूल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पड़ा और किसने दिया। इसके स्ट्रक्चर के कारण इसका नाम क्या पड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा। और इसको किसने दिया था, सी बेंडा ने इसका नामकरण किया था। कब? 1897 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर ने, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा ने। कब दिया था? 1897 में। अब पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम एक्सप्लेन किसने किया, तो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था अल्टमान ने, ठीक है। क्या किया था? अल्टमान ने 1890 में इसे एक्सप्लेन किया था और इसका नाम क्या बताया, बायोप्लास्ट बताया। अब यहाँ पे कहानी नहीं रुकी, ठीक है। आप लोग इसे जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हटा जाता हूँ फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आगे समझिए हुआ क्या आगे। 1912 में, कब? 1912 में। कब? 1912 में किंग्सबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट हुए। कौन? किंग्सबर्ग। किंग्सबर्ग ने फिर इसे और एक्सप्लेन किया, ठीक है। और किंग्सबर्ग ने सबसे पहले बताया, है ना, किंग्सबर्ग ने सबसे पहले बताया कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे किस में पार्टिसिपेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स पार्ट इन, माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स पार्ट इन सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन सर, इसका मतलब क्या हुआ कि किंग्सबर्ग ने 1912 में ये बताया कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका के श्वसन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है या उससे संबंधित है। किसने बताया था? किंग्सबर्ग ने बताया था 1912 में। अब यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कुछ समझ में धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सेल में क्या, ऑक्सीजन जाता है। और जब ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे सेल में तो ग्लूकोज को तोड़ता है। जैसे ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी हमारे श्वसन के द्वारा रिलीज होती है। इसके कारण अब हम समझ में आ रहा है कि एनर्जी रिलीज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला गया होगा। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए और आगे समझते हैं इसके बारे में। तो इसके ये हमने इसके क्या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। और बेसिक से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो कॉलिकर ने की थी। कब? 1880 में की थी। इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया, तो सबसे पहले 1890 में अल्टमान ने इसे एक्सप्लेन किया और इन्होंने नाम इसका क्या रखा था, बायोप्लास्ट रखा था। फिर 1897 में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी बेंडा ने। किसने? सी बेंडा ने इसको 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया इसके स्ट्रक्चर के कारण, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, थ्रेड नुमा था या धागे नुमा था, ठीक है, छोटी छोटी कणिकाएं थी। इसको इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। फिर 1912 में किंग्सबर्ग ने इसको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसमें पार्टिसिपेट करता है, हमारे सेल रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, उससे संबंधित है, ठीक है। अब इसके मैं शेप की बात करूं, ठीक है, इसके यदि मैं शेप की बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के, तो इसका शेप क्या होता है, ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारी कोशिका की सभी जीव जंतुओं की कोशिका अलग अलग होती है ना, अलग अलग टाइप का उनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है, ये हमारा स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल की मतलब यानी गोलाकार, स्फेरिकल भी हो सकता है, ओव्यूल भी हो सकता है, ओव्यूल मतलब अंडाकार भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, रॉड लाइक शेप भी हो सकती है, मतलब कि छड़नुमा इसका आकार भी, छड़नुमा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इसका शेप होता है कि अलग अलग प्रकार का होता है, और इसका जो लंबाई होता है, इसकी जो मतलब चौड़ाई होती है, वो भी हमारे क्या सेल के ऊपर डिपेंड करती है, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक। अब मैं यहाँ पे और बात करूँ कि एक एवरेज इसे कितना माना गया है, तो इसका एवरेज जो माना गया है, एवरेज जो इसकी मतलब लंबाई चौड़ाई देखी गई है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 5 मिली माइक्रोन है। कितनी है, 5 मिली माइक्रोन है, ठीक है। कितनी है, 5 मिली माइक्रोन क्या है इसकी, एक तरीके से इसका एवरेज जो मतलब लंबाई चौड़ाई जो भी आप मान लीजिए लंबाई मानी गई है, मिली माइक्रोन, ठीक।
अब यदि मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, है ना, इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेन, कैसी है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कैसी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है ये, ठीक है। ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। अब आपको डबल मेम्ब्रेन का नाम सुन करके एक चीज़ याद आ रहा होगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कैसे कोशिकांग पाए जाते हैं, अविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, है ना। उसमें मतलब ये कोशिकांगों का क्या होता है, अविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। और विकसित कोशिकांग कौन कहलाते हैं, जितने भी हमारे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, जितने भी डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली वाले जितने भी हमारे कोशिकांग हैं वो सारे विकसित होते हैं। यानी जो हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस में नहीं पाई जाती, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या नहीं पाई जाती है। कौन, हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। और किस में नहीं पाया जाता, तो आइए लिख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वॉज एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया वॉज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी ये क्या, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। और किस में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। किसमें, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। और किस में नहीं पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे का मतलब क्या हो गया, नील हरित शैवाल, है ना, नील हरित शैवाल में भी क्या ये नहीं पाया जाता है। और किसमें नहीं पाया, जो हमारी मैमल्स है ना, जो स्तनधारी हैं, उनकी जो आरबीसी है उसमें भी क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। अब पाया किस में जाता है, तो प्रेजेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल एंड ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो क्या हों, हमारे जंतु हों, उनमें क्या ये पाया जाता है। और किसमें, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं इस फिगर के माध्यम से इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, तो मैंने आपको बताया ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो सबसे पहले इसके हम आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हल्का चर्चा कर लें। किसके बारे में चर्चा कर लें, इसके आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन जो इसकी है ना, यानी जो इसकी बाहरी झिल्ली है उसके बारे में बात कर ले। आइए फिगर में दिखा देता हूँ। जो ये आपको ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा, जो मैंने ब्लैक कलर का सबसे बाहर बनाया हुआ है, ये गोल गोल, ये ब्लैक कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। अब इस आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में इसके छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोरेंस बोलते हैं। अब इन्हीं पोरेंस के माध्यम से हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म। इन्हीं पोरेंस के माध्यम से हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आप समझ रहे हैं ना, कोशिका द्रव्य जो हमारे कोशिका में, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे सेल बना दिया, ये मैंने एक सेल बना दिया, तो सेल में हमारा क्या, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद ये हमारी क्या, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लास्टिड हो गया, है ना। यहाँ पे ये आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसी तरीके से क्या, ये राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, मतलब बहुत ढेर सारे इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ना। ये आपका मतलब डीएनए वगैरह जो भी इसमें है। अब यहाँ पे आपको क्या, एक द्रव्य दिख रहा होगा, ये जो मैंने ब्लू कलर से बना रहा हूँ हमारे सेल में, मैंने आपको बताया भी था, ये पढ़ाया भी। तो जो आपको ये द्रव्य दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य आउटर मेम्ब्रेन में क्या, ये इसी पोरेंस के माध्यम से हमारा कोशिका द्रव्य हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। ठीक, समझ में आया। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो हमारा आउटर ये बाहरी परत है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, या लाइपोप्रोटीन की बनी होती है।
ठीक है। अब लाइपोप्रोटीन की बनी है। लाइपोप्रोटीन नाम सुनते ही हमें एक और चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, या जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है जिसे हम लिविंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना, हमने पढ़ा था ना, लिविंग मेम्ब्रेन बोला जाता है, जीवित कोशिका झिल्ली है। तो वो भी किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यानी फॉस्फोलिपिड की दो चीज़ें बनी होती हैं। पहली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी हुई होती है? हमारे फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। अब इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है ना, वो लगभग कितनी होती है? 50% इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। कितना होता है? 50% प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या? पोरिन्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्र के माध्यम से हमारा कोशिका द्रव्य किसमें होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। ठीक है। और मैंने आपको इसमें क्या बताया था? इसमें मुझे आपको ये बताना था कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसी के अंदर ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है? फ्लैट होती है, सपाट होती है। आउटर मेम्ब्रेन कैसे होती है? फ्लैट होती है। ये कैसी होती है? फ्लैट होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 60 एंगस्ट्रॉम के बराबर क्या होती है? इसकी मोटाई होती है। ठीक, ये हमारा किसके बारे में था? आउटर मेम्ब्रेन के बारे में था। अब जान लेते हैं थोड़ा क्या इनर मेम्ब्रेन के बारे में। हाँ, एक चीज़ और, जो हमारी ये आउटर मेम्ब्रेन होती है परमिएबल होती है। कैसी होती है? पारगम्य होती है, यानी परमिएबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी मेम्ब्रेन है कैसी है? परमिएबल है, यानी पारगम्य है। क्यों पारगम्य है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र जो पोरिन्स पाए जाते हैं, इनके माध्यम से पूरा साइटोप्लाज्म अंदर चला जाता है। उसमें कुछ ये चीज़ें, इसमें साइटोप्लाज्म को अलग नहीं किया था कि कुछ चीज़ें छन करके अंदर पहुँचें। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके द्वारा पूरी तरीके से हमारा क्या? साइटोप्लाज्म पहुंच जाता है। एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है? जो हमारा साइटोप्लाज्म है पूरी तरीके से अंदर पहुंच जाता है, यानी ये परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। अब हम थोड़ा पढ़ लें क्या इनर मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है थोड़ा आउटर मेम्ब्रेन से, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में काफ़ी चीज़ें हैं। इनर मेम्ब्रेन, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? हमारे आउटर मेम्ब्रेन से थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक, लेकिन ये अंदर है। अंदर कैसे? ये मतलब फोल्ड है ना, फोल्ड होकर के है। जैसे हम लोग यदि कपड़े को केवल ऐसे रख दें और उसे फोल्ड करके रखेंगे तो कम जगह में आ जाएगा ना। तो जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा क्या है? बड़ी होती है। और जो ये है ये कैसे? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जो ये इनर मेम्ब्रेन है हमारी, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हो गया कि इसमें, जैसे कि हमारे आउटर मेम्ब्रेन में था कि पूरा कोशिका द्रव्य हमारे इसके अंदर आ गया था, लेकिन जैसे ही हमारा पूरा कोशिका द्रव्य आता है यहाँ पे भर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अंदर नहीं पहुँचता है पूरा। अब जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जो लगता है कि ज़रूरत की चीज़ें हैं वही चीज़ें अंदर जाएंगी, बाकी चीज़ें अंदर नहीं जा पाएंगी, है ना। तो इसके अंदर से क्या? पायरुविक एसिड जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कैसी होती है? जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, या एक तरीके से मैं बोलूँ तो अर्धपारगम्य होती है। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं केवल वही चीज़ें अंदर जा पाती हैं। दूसरा, इसमें प्रोटीन की मात्रा इसकी अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें प्रोटीन लगभग 80% पाया जाता है। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन में ही आपको क्या, ये छोटी छोटी ये आपको ये उंगली नुमा संरचना दिख रही होगी। इनर मेम्ब्रेन में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना, उंगली के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। जैसे ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन मैंने ब्लू कलर का बनाया है, और इसमें ये देखिए ये उतार चढ़ाव ये उंगली की तरीके से, जैसे हमारी हाथ की उंगली है ना, ये इस तरीके से ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये उंगली नुमा जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है क्रिस्टे। क्या बोला जाता है? क्रिस्टे बोला जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्रिस्टे पाया जाता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में उंगली नुमा संरचना है, इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। अब इन क्रिस्टे के सतह पर ये देखिए ब्लैक कलर का आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से जो मैंने बना रखा है ये है ना। जैसे आपको बता देता हूँ, ये मैंने क्रिस्टे जो बना रखा है ये इस तरीके से बना रखा है। ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं,
ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या क्रिस्टे है, और इसमें आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे ये छोटा छोटा सा ये F1 कण है। क्या है? F1 कण है। और ये F1 कण किस में सहायता करते हैं? ये F1 कण जो हमारे हैं, जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसमें ये F1 क्या करेंगे? हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा और चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ। तो जो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर क्या ये जो जल, ये मतलब जलनुमा पदार्थ भरा हुआ है, क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स नामक जल का मतलब एक द्रव्य है। ठीक है, इस द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? ग्रेन्यूल मतलब छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं। और क्या पाया जाता है? इसमें डीएनए पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा किस में होता है? इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन क्या करके रखता है? कंटेन मैट्रिक्स। क्या? कंटेन मैट्रिक्स, कंटेन मैट्रिक्स इन इनर चैम्बर, इनर चैम्बर। अब देखिए, इनर चैम्बर का मतलब हो गया ये इनर मेम्ब्रेन है, बाहरी परत, और जो इसके अंदर का स्थान है ये चैम्बर होगा ना, ये खाली स्थान है, ये चैम्बर है। इस चैम्बर में यानी इनर चैम्बर में क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है। मैट्रिक्स क्या है? एक द्रव्य है। ठीक है, ये द्रव्य है। इसमें क्या क्या कंटेन है मैट्रिक्स में? तो मैट्रिक्स हमारा क्या क्या लेकर के रखा है? मैट्रिक्स में हमारा क्या है? मैट्रिक्स में हमारा डीएनए है। ठीक है, और क्या है? इसमें हमारा राइबोसोम है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारे ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे कणिकाएं हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारे इसमें हैं मैट्रिक्स में। ठीक, अब देखिए होता क्या है, और चीज़ें जान लीजिए कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, क्या? जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, क्या? आउटर मेम्ब्रेन, और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, कौन? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कि जो बीच का ये स्थान है, जो आपको ये स्थान दिख रहा है, ये जो बीच का गैप है, ये जो आप गैप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी अंतरकला अवकाश बोलते हैं, या अंतरकला स्थान बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अंतरकला अवकाश या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। कौन सा? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह को। अब यहाँ पे आपको क्रिस्टी के बीच में जगह दिख रही होगी, जैसे ये देखो, ये एक क्रिस्टी ये बनी हुई है और एक क्रिस्टी ये बनी हुई है। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखो ये नली रूप की नली नुमा जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा क्रिस्टल स्पेस या अंतरा नलिका अवकाश बोलते हैं। समझ में आया? क्रिस्टी के बीच का उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा क्रिस्टल स्पेस बोलते हैं, अंतरा नलिका अवकाश। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी जो मेम्ब्रेन के बीच में अवकाश है, मतलब जगह पर, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। अब जो ये जगह है इसको हम क्या? आउटर चैम्बर, जो अंदर जगह है इनर चैम्बर। इनर चैम्बर में क्या भरा रहता है? हमारा मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक, और हमने क्या बताया? इसमें मैट्रिक्स में डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया जो हमारा ये आपको ये मैंने बताया, जो ये क्रिस्टी में छोटे छोटे मतलब आपको कण दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? F1 कण या ऑक्सीसोम बोलते हैं, या ये इसमें सहायता करते हैं? एटीपी के सिंथेसिस में सहायता करते हैं, एटीपी के निर्माण में सहायता करते हैं, या एटीपी के संश्लेषण में सहायता करते हैं, या हम बोल सकते हैं एटीपी के उत्पादन में सहायता करते हैं। कौन? हमारे F1 कण या ऑक्सीसोम। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी के निर्माण में कौन से कण सहायता करते हैं? तो ऑक्सीसोम या F1 कण। ऑक्सीसोम F1 कण कहाँ पाए जाते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कोशिका को या माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ठीक, यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। मैं चीज को रफ कर देता हूं। ठीक है, अब आइए हम लोग समझ लेते हैं किसके बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया को इसका पावर हाउस क्यों बोला जाता है। तो समझ लीजिए कि क्यों बोला जाता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये करता क्या है कि जैसे हमारी जो सेल है, ठीक, अब जब हम बाहर से सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम बाहर से सांस लेते हैं तो हम क्या बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। कहने को तो हम बहुत सारी गैसों को लेते हैं, ठीक है, जितनी गैसों को हम अंदर लेते हैं उतनी गैसों को हम बाहर छोड़ते हैं, बस एक सीमित मात्रा में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे उसमें क्या है,
बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे जो हमारा वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। देखो हम कौन कौन सी नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भी जितने भी गैसेज हैं, है ना, उन सबको क्या होते हैं हम अपने अंदर लेते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में लेते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा, नाइट्रोजन हम 72 से 75% अंदर लेते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसे हम लेते हैं लगभग 20 से 24% के आसपास हम अंदर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम 3 से 4% लेते हैं, ठीक है, या 0.3% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है, कितना 0.3% पाया जाता है, तो उसको हम उतना लेते हैं और अदर गैसेस को लेते हैं। अब होता क्या है, नाइट्रोजन को हम सेम अमाउंट में वापस कर देते हैं लगभग, ठीक है, जो अदर गैसेस होती है उनको भी सेम अमाउंट में हम वापस कर देते हैं वायुमंडल को, लेकिन हम लेते क्या हैं, ऑक्सीजन हम यहाँ पे ले रहे थे ज़्यादा, ठीक है, ऑक्सीजन को हमने किस, जो हमारे फेफड़े में क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, हमारे वो ब्लड में चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज कर दी। हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज कर देते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग पेड़ों से लेते हैं और हम बाहर वायुमंडल में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम लिए कितना था कार्बन डाइऑक्साइड, 0.3%, हम वापस कितना कर रहे हैं, 3 से 4%, ठीक है। हम ऑक्सीजन जहाँ लिए थे हम 20% लिए थे, लेकिन हम वापस कितना कर रहे हैं, 12% ही कर रहे हैं। तो ज़्यादा अमाउंट में लिए थे, कम अमाउंट में वापस कर रहे हैं, और जो चीज़ हम कम अमाउंट में लिए थे उसे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा जा रही है उसको हम बोलते थे कि हम लोग उसे रिलीज़ करते हैं, और जिसको हमने ज़्यादा में लिया था उसको हम बोलते हैं कि हमने ले लिया, ठीक। तो इसीलिए ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो अब होता क्या, जैसे ही हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने सांस लिया तो सांस में जब हम यहाँ पे फेफड़े में हमारी सांस पहुँची, ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो हमारी किस में मिल जाती है, हमारे ब्लड में मिल जाती है, क्योंकि जब हमारा ब्लड यहाँ पे आता है तो जो हमारी क्या होती हैं, एक तरीके से छोटे छोटे मतलब कणिकाएं पाई जाती हैं हमारे उसमें, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी, नहीं, ये बाद में बताऊंगा। तो छोटे छोटे मतलब हमारे टर्शियरी सेल्स में मतलब उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो कि मतलब फूलते हैं, ग्रेन्यूल्स ही होते हैं, तो वो हमारे मतलब ब्लड में जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। और जैसे ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है तो वो हमारा क्या, प्योर ब्लड कहलाता है। जो ऑक्सीजन युक्त हमारा ब्लड होता है वो क्या कहलाता है, प्योर ब्लड कहलाता है। और वो हमारे सेल के वो हमारे मतलब रक्त वाहिनियों के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, हमारे सेल तक पहुँचता है, पूरे बॉडी में हमारे सेल तक पहुँच जाता है। और सेल में हमारा क्या इकट्ठा होता है, ग्लूकोज इकट्ठा होता है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जब ये पूरा पच जाता है तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में टूट जाता है ना, फैट जो हमारा फैटी एसिड के रूप में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लिसरॉल के रूप में टूट जाता है ना, ये लास्ट अमाउंट में मिलता है। यानी ग्लूकोज हमारे क्या सेल में इकट्ठा होता है। और ऑक्सीजन जैसे सेल में पहुंचा तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की क्या होती है, आपस में लड़ाई होती है, घमासान युद्ध होता है, और जिसमें ऑक्सीजन जीत जाता है, ग्लूकोज हार जाता है और ग्लूकोज टूट जाता है। जैसे ही ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है, एनर्जी का निर्माण होता है। मैंने क्या बताया, जैसे ही ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे सेल्स में पहुंचा, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज से लड़ाई करता है, ग्लूकोज टूट जाता है, और ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वही एनर्जी हमारे सेल में काम में आती है। तो वो कहाँ पे टूटता है, हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही टूटेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे टूटेगा और कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो हमारा क्या, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी के साथ साथ और किसका निर्माण होता है, जैसे एनर्जी रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और किसका, जल का निर्माण होता है ना। तो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी के साथ साथ क्या रिलीज होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, याद रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं कि हमारा जो एनर्जी कैसे रिलीज होती है, उसका प्रोसेस क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसमें जो हमारी एनर्जी बनती है, एनर्जी हमारी दो उसमें से बनती है। एनर्जी दो उसमें से होती है। पहले प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और जो दूसरा प्रोसेस ये हमारे पूरा ये क्रेब्स साइकिल कहलाता है। क्या, क्रेब्स साइकिल है ना, या क्रेब्स चक्र बोलते हैं इसे, इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस हमारा कहाँ पूरा होता है, ये हमारा पूरा होता है हमारे क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे, हमारे कोशिका द्रव्य में पूरा होता है।
या साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। लिख देता हूँ साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस हमारे कहाँ पूरा होता है? साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज हमारा किस में टूट जाता है? पायरूविक एसिड में। किस में टूटता है? पायरूविक एसिड में। ठीक ठीक। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है ना? टोटल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है 4 ATP। कितनी एनर्जी? 4 ATP एनर्जी हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो ATP के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये क्या है? एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है इस फॉर्म में। ठीक, अब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है? यानी ADP, यानी ADP का मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जब किस क्या और मतलब इनऑर्गेनिक, सॉरी पेन नहीं चल रहा, दूसरा ले लेता हूँ। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ संयोग करता है, ठीक है, जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी ADP, जब ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ संयोग करता है तो क्या ATP का निर्माण होता है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ठीक, ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 4 ATP, और जिसमें दो ATP क्या हो गई? वेस्ट हो गई। 2 ATP वेस्ट हो जाती है प्रोसेस के दौरान, तो टोटल कितनी बचती है? 2 ATP एनर्जी हमें क्या हमारे सेल को मिलती है। कब? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पूरा होता है? साइटोप्लाज्म में। और इसमें होता क्या? ग्लूकोज हमारा पायरूविक एसिड में टूट जाता है। ठीक, अब मैं यदि क्रेब्स साइकिल की बात करूँ तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल हमारा कहाँ पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में? मैट्रिक्स में। कहाँ पे? मैट्रिक्स, यानी जो ये अंदर यानी इनर चैम्बर में जो मैट्रिक्स है, यहीं पे हमारा क्रेब्स चक्र पूरा होता है। अब मैट्रिक्स में क्या होता है? जो हमारा ये पायरूविक एसिड था, क्योंकि हमारा जो साइटोप्लाज्म है पहले तो यहाँ इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी होता है, और इसके थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? अंदर पहुँच जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ यहाँ पे क्या पायरूविक एसिड भी आया होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हुआ जिसमें 2 ATP एनर्जी रिलीज हुई है, और वो लास्ट में ग्लूकोज जो हमारा साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज था वो क्या पायरूविक एसिड बन गया है, तो यहाँ पे इकट्ठा हुआ होगा आउटर चैम्बर में। ठीक, तो ये पायरूविक एसिड कहाँ पहुँचता है? हमारे मैट्रिक्स में पहुँचता है। क्या? इनर मेम्ब्रेन के माध्यम से। मैट्रिक्स में जैसा ही पहुँचेगा तो ये पायरूविक एसिड जैसे ही हमारे मैट्रिक्स में पहुँचा तो यहाँ पे हमारे क्या ये जो छोटे छोटे कण हैं F1 कण या ऑक्सीसोम हैं, यहाँ पे क्या ये ऑक्सीडेशन करते हैं। किसका? पायरूविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसके द्वारा? F1 कण के द्वारा किया जाता है। ये ऑक्सीसोम के द्वारा इनका पायरूविक एसिड का क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन किया जाता है। अब जैसे ही पायरूविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो जो हमारे पायरूविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन, मैं मिटाए दे रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, अच्छे से आप लोग समझ जाए ताकि, है ना। अब यहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल बता रहा हूँ, समझिएगा। तो जो हमारी पायरूविक एसिड बना था, ठीक है, ये जो हमारा पायरूविक एसिड था, पायरूविक एसिड हमारा जैसे ही मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा मैट्रिक्स में पहुँचते ही। तो ये किस में टूट जाएगा? CO2 में प्लस हाइड्रोजन्स में टूट जाएगा। किस में? हाइड्रोजन में टूटेगा। किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन में टूट जाएगा। किसकी वजह से? ये जो हमारे F1 कण हैं इनके माध्यम से। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये टूट जाता है किसमें? पायरूविक, इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और हाइड्रोजन में टूट जाता है। अब जो ये हाइड्रोजन के और एनर्जी का निर्माण होता है, जो ये हाइड्रोजन के कण हैं, अब हमारे साथ जब हम सांस लेते तो ऑक्सीजन भी आया था ना, तो ये क्या करता है? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के कण है ये ऑक्सीजन के साथ क्या क्रिया करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण कहाँ करते हैं? इस सतह पर करते हैं, क्रिस्टी पर, क्योंकि F1 कण कहाँ पे हैं? हमारे क्रिस्टी पर हैं। तो क्रिस्टी पर क्या होता है? हमारे जल का निर्माण होता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में जल का निर्माण होता है, तो क्रिस्टी पर निर्माण होता है। क्रिस्टी कहाँ पर पाई जाती है, इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। और कौन से प्रोसेस के दौरान होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होता है। जल का निर्माण कब होता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। कहाँ पर, क्रिस्टी में होता है, तो याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या, जल का निर्माण करते हैं, ठीक। और इसी से क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, ठीक। पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है, अब कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे क्रिप्स चक्र के दौरान, तो क्रिप्स चक्र के दौरान टोटल हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 38 ATP। कितनी, 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसमें से क्या 2 ATP एनर्जी खर्च हो जाती है प्रोसेस में। तो टोटल बचती कितनी है, 36 ATP एनर्जी हमारी क्या यहाँ पे बच जाती है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, एनर्जी हमारी दो जगह मिली हमें। पहले कहाँ मिली, साइटोप्लाज्म में मिली ग्लाइकोलिसिस के दौरान, कितना 2 ATP एनर्जी हमें मिली। निर्माण हुआ था 4 ATP एनर्जी का, लेकिन 2 ATP खर्च हो गई, बची कितनी हमारे पास 2 ATP। फिर बाकी एनर्जी हमें कहाँ मिली, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिली, और कितनी मिली 36 ATP। बनी कितनी थी 38, 2 ATP खर्च हो गई तो बनी कितनी 36। यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिली, है ना। जब एनर्जी कैसे मिली, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अभिगमन करा रहे हैं ना अपवन कण, ये क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन का अभिगमन कराते हैं। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, फॉस्फोलिरेशन के नाम से, फॉस्फोलिरेशन प्रोसेस भी उसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट क्या हो रहा है, मिल रहा है ना फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अभिगमन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का अभिगमन जैसे ही होगा, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक करंट जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कण प्रवाहित होते हैं ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के कण प्रवाहित होते हैं, जिससे हमारे सेल को क्या एनर्जी मिलती है, ठीक। और किसके थ्रू मिलती है, हमारे पायरुविक एसिड के थ्रू मिलती है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों की चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा, मतलब कितने कितने मात्रा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं।